एवरीवन, आज हम सोशियोलॉजी के बारे में जानेंगे। डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। इससे पहले हमने जैसे आइडियलिज्म, रियलिज्म, सभी फिलोसफी ऑफ स्कूल्स पढ़े थे। आज हम सोशियोलॉजी के बारे में जानेंगे। ये हमारे एम.एड के और एम.ए. एजुकेशन में नोट्स में भी काम आएंगे और जो हमारे यूजी नेट पेपर 2 है उसमें भी हमारी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है, यह एक ऐसा विषय है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है क्योंकि इसमें हम समाजशास्त्र में क्या करते हैं, समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। समाज में जो हमारी जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, स्वरूप हैं, समाज के जो भी हैं उनके बारे में हम अध्ययन किया जाता है। यह एक ऐसा विषय है जिसमें मानव समाज के विभिन्न स्वरूपों, उसकी विविध संरचनाओं, प्रक्रियाओं इत्यादि को वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, it is an independent science, it is a science of society's reaction, it is a both rational empirical science, it is a pure science, not an applied research। तो ये हमारा समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र क्या है, जो भी हमारे समाज की लाइफ है, जो भी हमारा सामाजिक जीवन है उसके बारे में स्टडी करता है। ये एक इंडिपेंडेंट साइंस है और ये साइंस है सोसाइटी में रिएक्शन में, जो भी हमारे सोसाइटी में हम कह सकते हैं जितने भी हमारे सभ्यता, संस्कृति कुछ भी है, जो भी हम क्रमबद्ध तरीके से कह सकते हैं, एक अच्छी तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं अपने हमारे समाज में क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो सब हम समाजशास्त्र के जरिए करते हैं। इट इज़ अ बोथ रैशनल और एम्पिरिकल है, तर्क संगत भी है और प्रयोगशील साइंस है। इट इज़ अ प्योर साइंस है ये, ना कि अप्लाइड रिसर्च साइंस है। और आगे हम देखेंगे कि इनका रिलेशनशिप क्या है हमारी जो एजुकेशन और सोशोलॉजी के बीच में। समाजशास्त्र में समाज और सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित अन्य सामाजिक तत्वों जैसे सांस्कृतिक, सभ्यता, मूल्यों आदि का भी अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में क्या है, जो हमारे समाज और सामाजिक समूह है हम उनका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी संस्कृति होती है, सभ्यता है हमारी, उन सब का हम अध्ययन करते हैं। शिक्षा भी एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अतः शिक्षा समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में आती है और चूंकि दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है इसलिए इनमें समाज आपस में गहरा संबंध। देखो, एक शिक्षा एक ऐसा जरिया है जो कि इंसान का जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करता है। जब हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, एक शिक्षा के द्वारा ही हम कोई भी समाज विदाउट एजुकेशन कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। तो एजुकेशन और समाज एक दूसरे से जुड़े। अगर हम चाहते हैं हमारा समाज विकास करे, हमारी सोसाइटी डेवलप करे, तो हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण विकास की आधारशिला। उचित शिक्षा के द्वारा ही कोई समाज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के विकास करता है। शिक्षा के अभाव में समाज का विकास संभव नहीं है। इसलिए समाजशास्त्र व शिक्षा में गहरा संबंध, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सामाजिक हैं तो तभी हम एजुकेशन के जरिए अपने जो समाज है हम उसको डेवलप करेंगे। समाज में भी हम क्या करते हैं, अपनी जो संस्कृति है, अगर हम समाज में रह रहे हैं तभी हम जान पा रहे हैं कि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, किस तरीके से हमें समाज में रहना है। हम समाज के लोगों को जानते हैं, आपस में जिस तरीके से हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सब रहते हैं। और जब हम उसको डेवलपमेंट की बात सोचेंगे तो उसके लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हम सोसाइटी को कैसे डेवलप करें, तो ये इस तरीके से इनके आपस में रिलेशन है। एक बार हम इंग्लिश में लर्न करते हैं। Sociology is the science of society and education is an aspect of social system. Sociology is the study of social system. Education is the function of a social system. Sociology provides norms and guidelines for individual behavior, while education aims to modify behavior. Sociology develops method and techniques of social interaction, while education utilizes the same to bring about the desired behavior and attitudinal changes. एजुकेशन इज़ द मीन्स फॉर अचीविंग द गोल ऑफ सोशोलॉजी। एजुकेशन के द्वारा ही हम अपने समाज जो सोशोलॉजी, हमारे समाजशास्त्र का हम कह सकते हैं जो एम है उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि समाजशास्त्र में क्या है, जो हम अपनी सोसाइटी है उसको उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसमें जो कमियां हैं या उसको हम दूर करते हैं, या फिर जो हमारी सभ्यता संस्कृति है उनको हम जारी रखते हैं। तो ये सब अगर हम अचीव करना चाहते हैं अपने सोशोलॉजी के गोल को, तो फिर एम को हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हमारे पास एक अच्छी एजुकेशन होगी। यही हमारा जो समाजशास्त्र और जो हमारे शिक्षा के बीच में एक रिलेशन है। आगे हम देखते हैं कि जो एजुकेशन, अगर हम कहें कि
उसी का एक पॉइंट है ये, एजुकेशन इज़ द लेबोरेटरी एंड वर्कशॉप ऑफ सोशियोलॉजी। तो अगर हम कहें कि एजुकेशन क्या है, एक लैब की तरह है, और सोशियोलॉजी क्या है, वो एक वर्कशॉप है जिसके माध्यम से हम वहाँ पे कार्य करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो हमारे इसमें है कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में हमारे सोशियोलॉजी में ही पार्ट है। तो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले ध्यान रखना है जो संघर्ष का सिद्धांत है, ये सामाजिक संघर्ष का कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का जो दिया था, इसका जो जनक माने जाते हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। कई बार यही क्वेश्चन बनता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी। कार्ल मार्क्स को सामाजिक संघर्ष सिद्धांत के जनक माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। द्वंद्व या संघर्ष का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि समाज में होने वाले परिवर्तनों के प्रमुख आधार समाज में मौजूद दो विरोधी तत्वों शक्तियों के बीच होने वाला संघर्ष और द्वंद्व। ये मानते थे कार्ल मार्क्स कि जो हमारे समाज में जो विरोधी तत्व, जैसे हम अपने समाज में रह रहे हैं, किसी भी समाज का डेवलपमेंट भी तभी होता है जब हम एक संघर्ष शक्तियाँ दो आपस में द्वंद्वात्मक होते हैं। जैसे पहले क्या था, जैसे पूंजीपति वर्ग था और एक था जो शोषित वर्ग, जो जिसका शोषण किया जा रहा है, गरीब वर्ग, तो वो चला। तो उसके बाद उन्होंने जब उनका आपस में संघर्ष हुआ, तभी वो लोग उसके बारे में जागरूक हुए और उनमें एक लोगों को सोच बनी कि हाँ, किस तरीके से पूंजीपति वर्ग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं या किस तरीके से हम इनके नीचे दबते जा रहे हैं। तो उन्होंने आवाज़ उठाई। जैसे जैसे समय बदलाव आया तो बहुत कुछ हमारे समाज में चेंजेस हुआ। इस तरीके से उन्होंने कहा था कि हर समाज में हर जगह पर दो विरोधी तत्व आपस में विरोधी तत्व होते हैं, उनके बीच में जो संघर्ष होता है वही हमारे जो परिवर्तन जब हमारे समाज में चेंजेस होते हैं उन्हीं की वजह से होते हैं। Conflict theory is based upon the education system which reinforces the perpetual social inequalities that arise from difference in the society, class, gender, race। जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे हमारे कोई भी क्लास वर्ग, जो जितने भी हमारे हम लगा सकते हैं समाज में, जैसे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग जेंडर्स के लोग रहते हैं, तो इन सब ये हमारे समाज का एक आधार होते हैं। और इन्हीं के जब आपस में संघर्ष होते हैं, द्वंद्व आपस में चलते हैं, तो ये सब हमारे एक समाज में एक परिवर्तन का कारण बनते हैं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी वो कार्ल मार्क्स ने दी थी। और एक थी हमारी जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो जो ये दी थी, हम देखते हैं इसमें क्या कुछ था। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद दृष्टिकोण परंपरा के प्रवर्तक जो हैं वो ध्यान रखना हार्वर्ड ब्लूमर हैं। ये ध्यान रखना कि इसके जो हमारे अभी हमने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ी है उसको कार्ल मार्क्स ने दिया था, और जो हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद दृष्टिकोण है ये जो इनके बारे में बताया था, तो ये हार्वर्ड ब्लूमर ने अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके जॉर्ज हर्बर्ट मीड के मरने के बाद 1930 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में मीड की कक्षाओं का अध्ययन कार्य भी किया। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड के आफ्टर जब इनकी डेथ हो गई थी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अध्यापन कार्य भी, उनको पढ़ाने कार्य भी बच्चों को शुरू किया। ब्लूमर जो थे वो मीड के योग्य शिक्षक थे। जो मीड थे, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जो हर्बर्ट ब्लूमर के शिक्षक थे, गुरु थे, तो ये इनके शिक्षक थे। ब्लूमर मीड के योग्य शिष्य थे। उन्होंने डब्ल्यू स्मिथ के द्वारा संपादित, डब्ल्यू स्मिथ ने एक जो पुस्तक थी उनकी, मैन एंड सोसाइटी, ये ध्यान रखें मैन और सोसाइटी कई बार आ जाता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये डब्ल्यू स्मिथ द्वारा लिखी गई है। तो इनके द्वारा जो संपादित पुस्तक थी मैन एंड सोसाइटी में समाज के मनोविज्ञान की प्रकृति की समीक्षा करते हुए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरेक्शन शब्द का सृजन हुआ। जब इन्होंने इस जो पुस्तक को पढ़ा था, जो मैन और सोसाइटी के जो बुक थी डब्ल्यू स्मिथ की, तो उसके बाद इनके जो एक कह सकते हैं हम दिमाग में आया जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन शब्द का इन्होंने सृजन किया, और तभी से समाजशास्त्र में इस नए जो परिप्रेक्ष्य का जन्म हुआ। अब हम देखते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या, ये तो है कि किस तरीके से उसके दिमाग में आया था कि जो हम एक नया शब्द जो उन्होंने जोड़ा था हमारे सोशियोलॉजी में वो था। तो अब हम समझते हैं कि अंतःक्रियावाद में होता क्या है। ये मानते हैं कि
मानव समाज का निर्माण व्यक्तियों से हुआ और जो सब युक्त हैं। व्यक्ति बाह्य संवेगों के प्रति प्रतिक्रिया करने की बजाय वस्तुओं को अपने आधार द्वारा किए गए अर्थों के आधार पर क्रिया करता है, अर्थात मनुष्य उन अभिप्रायों के आधार पर क्रिया करता है जिससे वह अपने आसपास की वस्तुओं घटनाओं के लिए प्रयोग करता है। ये मानते हैं कि जब इंसान जो क्रिया करता है, जो भी उसके एक्शंस होते हैं, वो क्योंकि जो उनके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी उनके आसपास घटित हो रहा है, उनसे जो वो देखते हैं या उनको प्रयोग करते हैं, उनके आधार पर उनकी क्रिया जो होती है, जो भी उनके एक्शन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग होती हैं। ब्लूमर ने इस बात पर अधिक जोर दिया कि सामाजिक जीवन का संपूर्ण जो दायित्व व्यक्तियों की अंतक्रियाएं हैं, जो भी उनका संपूर्ण जीवन है, जो भी सामाजिक जीवन है, उनका संपूर्ण दायित्व उनकी अंतक्रियाएं हैं तथा इन्हीं के आधार पर व्यवस्थाएं निर्मित हैं। तो यही है कि जो भी हमारे इनका जो एक सिर्फ हमें समझना था कि हाँ इसमें उन्होंने कहा क्या, ये ध्यान रखना कि दिया किसने था, ब्लूमर द्वारा दिया गया था। और इन्होंने बताया था कि जो भी इंसान जो भी प्रक्रिया अपनी जब हम जैसे प्रतिक्रिया करते हैं, हम देखते हैं कई बार अलग अलग, जैसे हमारे समाज है, समाज में जो भी हम जिस भी तरीके से रहते हैं, जैसा भी वहाँ का माहौल होगा उसी तरीके से इंसान का एक्शन होता है, वही उनका आपस में जो प्रतिक्रिया होती है समाज के लोगों की, उसी के आधार पर होती है। और फिर थर्ड थी इसमें एक सैम्बलिक इंट्रैक्शन। यस, सैम्बलिंग इंट्रैक्शन यही है हमारा जो ये नेक्स्ट वही है, इसको एक बार इंग्लिश में लर्न करते हैं। सैम्बलिंग इंट्रैक्शन A school is a school of thought of sociology that explains social behavior in terms of how people interact with each other सैम्बल्स की जो सैम्बल्स जैसे हम सैम्बल्स के द्वारा एक दूसरे से किस तरीके से जो व्यक्ति हैं आपस में इंटरेक्ट होते हैं। इन दिस व्यू सोशल स्ट्रक्चर आर बेस्ट अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ सच इंडिविजुअल इंटरेक्शन। इट वाज डिवेल्प्ड बाय थिंकर्स, अभी हमने जैसे पढ़ा है, ये डिवेल्प किया गया था किसके द्वारा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड and Herbert Blumer. In the 20th century, Mead believed that one self-developed through social interaction, कि हर कोई जो डिवेल्प होता है वो किसकी वजह से, वो सोशल इंटरेक्शन की वजह से ही उनका डिवेलपमेंट होता है। हाउ पीपल कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड डिपेंड ऑन हाउ दे इंटरप्ट फैक्टर्स सच एज लैंग्वेज, एक्शन एंड स्टेटस पोटेंशियल सैम्बल। इस चीज़ से आपका क्लियर हो जाएगा कि इसमें है क्या प्रतीकात्मक जो भी हमारे ये सैम्बल्स हैं। तो इसके द्वारा इन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से कोई व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहा है, एक दूसरे से किस तरीके से हम इंटरेक्ट हो रहे हैं अपने समाज में जहाँ भी हम रह रहे हैं। तो जो भी जैसे अलग अलग लैंग्वेज भी होती हैं, एक्शन के द्वारा कोई भी स्टेटस है, तो इस तीन तरीके से जब हम ये सब होते हैं जो हमारे मानते हैं ये सैम्बलिक इंटरेक्शन, जिससे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरीके से जो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहे हैं। तो ये है सैम्बलिक इंटरेक्शन, यानी कि प्रतीकात्मक, जो हमने अभी पढ़ा है प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद। ठीक है, तो ये है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म्स। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दिया था, ये दिया था दुर्खिम ने। तो इनके ये फाउंडर को ध्यान रखना है कि इनके मेन जो फाउंडर थे वो कौन थे। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के हैं दुर्खिम। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि हाँ इनके फाउंडर कौन है, कि इनके द्वारा डेवलप किया गया थी ये थ्योरी। तो स्ट्रक्चर जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद, इनको हिंदी में बोलते हैं। किसी भी समाज या संस्कृति की स्थिरता या निरंतरता उसके विभिन्न तत्वों या इकाइयों के संगठन व्यवस्था पर निर्भर करती है। जैसे कि हम संरचना से ही माइंड में रखना है कि जब ये एक संगठन के बारे में, एक जो संरचना है, जिस तरीके से हमारा जो भी समाज या व्यवस्थाएं बन रही हैं, तो उसके ऊपर ही इसकी चर्चा है। किसी भी समाज या संस्कृति की स्थिरता या निरंतरता उसके विभिन्न तत्वों या इकाइयों के संगठन व्यवस्था पर निर्भर करती है। यह संगठन या व्यवस्था तभी संभव है जब विभिन्न तत्व या इकाइयाँ अपना अपना योगदान इस संगठन व्यवस्था को बनाए रखने में दें। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझोगे, जैसे शरीर के विभिन्न अंग शरीर व्यवस्था को बनाए रखने में जो योगदान देते हैं, जो कार्य करते हैं, उसे ही इन इकाइयों का प्रक्रिया कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रक्रिया समाज और संस्कृति इकाइयों का वह योगदान है जो कि इनकी निरंतरता व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं अलग अलग,
लेकिन जब वो हर अंग का एक अपना रोल है हमारे उसके शरीर में, तो जब ये सभी एक प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ जो हमारे शरीर में योगदान दे रहे हैं, तो तभी हमारा एक जो शरीर है सही तरीके से चल रहा है। इसी तरीके से मानते हैं कि जब जो समाज है, समाज में अलग अलग संगठन है, अलग अलग संरचनाएं हैं, पर जब वो एक साथ एक निरंतरता, जब हम चाहते हैं अपना समाज स्थिरता, हमारे समाज में निरंतरता बनी रहे, तो वो कैसे बनेगी? जब भी एक दूसरे के साथ ये एक दूसरे के योगदान देंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करेंगे। सभी संगठन में किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा। जब भी एक साथ मिलकर सब कार्य करेंगे तभी हमारा, तो उसको बोलते हैं ये प्रक्रिया होगा संरचनात्मक प्रक्रियावाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म। किस तरीके से एक स्ट्रक्चर है हमारे समाज का बन रहता है। तो एक बार इंग्लिश में लर्न करते हैं। दुर्खिम, ये ध्यान रखना कि जो दुर्खिम है वो इसके फाउंडर हैं फंक्शनलिस्ट थ्योरी के। लेटेंट रोल ऑफ एजुकेशन एज वन ऑफ द सोशलाइजिंग people into society mainstream. Structural functionalism entrapped each part of society in terms how it contributes to stability of whole society. तो यही है कि किस तरीके से एक सारी सोसाइटी को एक स्टेबिलिटी में स्टेबल रखना है, हमारी पूरी सोसाइटी को किस तरीके से योगदान करते हैं जो भी हमारे समाज में जो भी अलग अलग संगठन है, संरचनाएं हैं, किस उसको एक सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए। सोसाइटी इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, rather each part of society is function for the stability of whole. वही है कि सोसाइटी क्या है, वो एक सोसाइटी हम मानते हैं कि सारा कंप्लीट है, लेकिन जो उसके अंदर जो संगठन है वो उनके अलग अलग पार्ट हैं, और ये एक तभी है कि जब एक दूसरे जो पार्ट हैं उनके जब एक दूसरे के साथ मिलकर जो हमारे योगदान देते हैं, एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, आपस में रहते हैं, तो वही हमारी जो सोसाइटी है उसको स्टेबिलिटी प्रदान करती है, उसको एक साथ जोड़े रखती है हमारे समाज को। तो ये थी, सॉरी कुछ पॉइंट रह रहे हैं, ये भी कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बिलीव्स दैट ए सोसाइटी इज केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग यूनिटी एंड हैप्पीनेस टू इट्स सिटीजन। ठीक है, एक सोसाइटी ही होती है जो जिसके द्वारा जो भी उनके नागरिक हैं वो एक यूनिटी में रहते हैं, खुशी से रहते हैं। स्टेबिलिटी इज अचीव व्हेन ए सोसाइटी सोशल इंस्टीट्यूशन मीट द नीड ऑफ citizen. Institution structures are interdependent and work together to meet the need of individual. जब वो interdependent और एक साथ मिलकर जब कोई काम करते हैं, समाज के जो भी जितने भी संगठन और संरचनाएं हैं, तो तभी वो एक हम कह सकते हैं हमारी सोसाइटी डेवलप होती है। जैसे एग्जाम्पल है सोशल इंस्टीट्यूट जो भी है, जैसे फैमिली, रिलीजन, धर्म, स्कूल्स है। अब हम देखते हैं कि हम जब समाज में रह रहे हैं तो उसमें अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, अलग फैमिलीज हम जो, फिर भी हम एक दूसरे के साथ मिलकर किस तरीके से रहते हैं, तभी हमारा एक समाज क्या होता है, एक सही तरीके से चलता रहता है। संचार रूप से हम कह सकते हैं जिसको, वो एक अच्छी तरीके से हमारा समाज चलता रहता है। तभी हम एक अच्छे गुण सीखते हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व का निखार होता है जब हम एक अच्छे समाज में रह रहे होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने इसमें मेन पॉइंट डाल रखे जिससे आपको ईजिली बस ये माइंड में रहे कि ये फंक्शनलिज्म जैसे ये जो है, तो ये सब है क्या, इनकी मेन बात क्या हुआ, और फाउंडर थे इसके, जो मैंने आपको बताया कि किस किसने ये डेवलप किया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।